बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेव का चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में से। और इससे पहले हमने वेव्स को स्टडी किया था और ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आज हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के ऊपर बात करनी है। तो हमने दो तरह की करैक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक हमने ट्रांसवर्स वेव की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए एक्सप्रेशन बनानी है, और इसी तरह हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बनानी है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले जो पैरामीटर है वो हमारे पास आ रहा है जी वेव स्पीड का। अब देखिए, जो हमारे पास वेव स्पीड है वो हमारे पास टाइप ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो ये हमने याद रखनी है कि ये वेव स्पीड डिपेंड करेगी टाइप के ऊपर, कि आप ट्रांसवर्स वेव को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एज वेल एज टाइप के अलावा ये आपके पास डिपेंड करेगी जी ये टाइप, एंड सेकेंडली ये आपके पास डिपेंड करेगी जी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले वेव स्पीड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसकी टाइप के लिहाज से और मीडियम के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर वेव स्पीड को डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहते हैं जी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेव स्पीड, या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम। यानी दो चीज़ों पे हमारे पास डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जी हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो इलास्टिक स्ट्रेच स्ट्रिंग में है या स्प्रिंग में हमने ली थी, जो ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने एक्सप्लेन किया था, तो उसकी स्पीड के ऊपर अगर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन बनाते हैं जी। एक्सप्रेशन जो होगी वो ट्रांसवर्स के लिए होगी। तो ट्रांसवर्स के लिए अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास चूँकि हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग या स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी, तो इसके लिए जो वेव स्पीड की एक्सप्रेशन बनेगी वो होगी जी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाई l डिवाइडेड बाई m। अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या क्या है जी, m जो है वो हमारे पास तो आ गया मैस, इसी तरह l जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और t इज़ द टेंशन, जो हमारे ने उसमें टेंशन पे बात की थी, टेंशन फोर्स के ऊपर। अगर m इज़ द मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं जी v इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई m हमारे पास बनेगा, कि हमारे पास पर यूनिट लेंथ के लिहाज से अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग हमने लिया हुआ था इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू ए लूज एंड ए थिक स्ट्रिंग। सेकेंडली अगर हम उसके लिए बनाएं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो हम उसकी स्पीड को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा जी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में e डिवाइडेड बाय हमारे पास डेंसिटी में एक्सप्लेन करता हूँ। चूँकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे पास कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड थी वो डिपेंड कर रही थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर, जो हमारे पास इसके इक्वल है। इसी तरह जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रेवल करती है गैसेस में, ट्रेवल करती है स्लोली देन इन सॉलिड्स, बिकॉज जो हमारे पास गैसेस जो हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, और इसी वजह से उनका जो है वो हमारे पास स्मॉलर इलास्टिक मीडियम होता है। इसी तरह अगर सेकंड उसके ऊपर बात की जाए, ये तो हमारे पास फर्स्ट थी वेव स्पीड की। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगी जी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को हमें पता है कि यूनिट टाइम में जो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो एक सर्टेन पॉइंट में से जो पास होके जाती हैं,
बेसिकली उसे हम फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं। अगर इसको डिफाइन करें, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है जी, एफ है। अगर इसको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करें तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है वो हमारे पास होती है जी, एफ इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो भी पार्टिकल है वो मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है पीरियडिकली विथ फ्रीक्वेंसी या पीरियड ऑफ सोर्स से, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सोर्स के, इसलिए हम लिखते हैं जी एफ इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी। थर्ड वन हमारे पास जो बनती है जी, वो करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में वो हमारे पास होता है जी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का स्टूडेंट्स हमें पता है, टाइम पीरियड during which a distance equal to one wavelength is covered by a wave is known as time period. A time period is the reciprocal of the frequency, और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो कैपिटल टी है, और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास 1/f हो जाएगी। जिस टाइम हमारे पास कोई भी वेव मीडियम में से ट्रेवल करती है तो हमारे पास जो हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर सेट इनटू वाइब्रेशन विद द पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग सोर्स, सो द पीरियड ऑफ द वेव इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह एक और इसकी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स में, वो हमारे पास आ जाती है जी वेवलेंथ। अब हम देख लेते हैं जी हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी। वेवलेंथ को आप डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रॉसओवर इज नोन एज इट्स वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ, और वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी लैम्डा से। ये हम इसकी डायग्राम भी ड्रा करके हम वेवलेंथ को यहाँ से कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, तो उसके लिए जो हमारे पास वेव डिस्टेंस जो कवर कर रही होती है वो हमारे पास लैम्डा होता है, उसका टाइम पीरियड टी होता है, और उसकी स्पीड वी होती है, और वी हमारे पास इक्वल होता है जी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव वो हमारे पास लैम्डा और डिवाइडेड बाय टाइम टी आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह पे, t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1/t, तो इसको हम ले सकते हैं जी v इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह पे 1/t इज इक्वल टू एफ आर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी जी, वेवलेंथ आ जाएगी। फिर इसी तरह एक और इसकी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम पोजीशन की दोनों साइड पे वेव के पार्टिकल की जो मोशन होती है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह एक और करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसकी आ जाती है जी, वो हमारे पास है जी इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब हमने यहाँ पे ये समझना है कि इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया में मैथमेटिकली भी लिख सकता हूँ, या इस तरह इसको भी लिख सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द वेव, और इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। अब पी हमें पता है किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू ई बाई टी, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई टी। फॉर ए पॉइंट सोर्स एरिया जो होता है वो हमारे पास इक्वल होगा जी, पॉइंट सोर्स के लिए पाई 4πr² के इक्वल होगा, और एनर्जी जो डिलीवर होगी वो हमारे पास होगी जी ई इज इक्वल टू 1/2 के x0 का स्क्वायर।
तो देन हमारे पास आई जो बनेगा, आई इज इक्वल टू एनर्जी की जगह पुट करें जी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr²। देन आई हमारे पास बनेगा जी के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास 8πr² के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट जो हमारे पास आई मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट बेसिकली हमारे पास एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सेकेंडली आई का इनवर्स रिलेशन यहाँ से हमें पता चला r² के साथ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द वेव फ्रॉम द सोर्स, ये हमारे पास आ गया। फिर एक और प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास, वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है जी फेज वाली प्रॉपर्टी है। फेज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? फेज बेसिकली द स्टेट ऑफ मोशन इन ए वेव इज नोन एज फेज, फेज। फेज हमारे पास ये डिस्क्राइब करेगा हाउ फार टू लेफ्ट और राइट ए वेव शिफ्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, कितना वो शिफ्टिंग हो सकती है लेफ्ट राइट साइड पे, बेसिकली वो हमारे पास फेज है। एक और इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है जी फेज के साथ ही फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जी, फेज डिफरेंस अभी देख लेते हैं जी। द डिफरेंस इन द रिलेटिव फेजेस ऑफ द टू वेव्स, पहले हम एक वेव के ऊपर बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ मोशन इन ए वेव, तो 2 वेव्स आ गई, उनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया। द डिफरेंस इन द रिलेटिव फेज ऑफ द टू वेव्स इज नोन एज फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल हैं वो सेम फेज में हैं, अगर इफ़ दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके लिए हम इस तरह एक डायग्राम यहाँ पे, जिस तरह मैंने एक डायग्राम शो की थी, तो इसमें हम भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, लेट्स से मैं इसको पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ। इसी तरह यहाँ से एक और उठाता हूँ, इसको सी पॉइंट का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नीचे इसको बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ए और सी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मीन पोजीशन से सेम है, और वो सेम डायरेक्शन में, वो सेम फेज में, जबकि ए और बी जो है वो हमारे पास ए को चेक किया जाए और बी को चेक किया जाए, वो हमारे पास आउट ऑफ फेज है, जो 180 डिग्री को एक्सप्लेन कर रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो अगर हम ये बात करें व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, तो फेज चेंज जो है वो 2π रेडियन के ऊपर है, और पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है जी, इसका पाथ डिफरेंस पे अगर बात की जाए वो हमारे पास लैम्डा है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी जी, तो ये हमारे पास अगर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के ऊपर बात की जाए तो ये हमारे पास बनेगा जी फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा जी 2π डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस, दोनों के बीच में वो हमारे पास कितना है जी, लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम डिनोट करेंगे जी, इस तरह का एक सिंबल डाल देते हैं जी, डिवाइडेड बाय 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस। तो ये जो हमारे पास फेज डिफरेंस का रिजल्ट आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। मैंने इतना ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पे हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स ली थी, किस तरह हमारे पास वेव्स बनती हैं, किस तरह हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं, कौन सी वेवलेंथ होती है, क्रस्ट कौन सा होता है, ट्रफ कौन सा होता है, मीन पोजीशन कौन सी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है।
ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे। जस्ट आज उसको उसी डायग्राम को उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।